हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कलेक्शन फ्रेमवर्क। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। लेकिन कलेक्शन फ्रेमवर्क की रिक्वायरमेंट आई कब और क्यों पढ़ रहे हैं और क्या है ये चीज? देखिए, अगर आप कोई डेटा स्टोर करना चाहोगे तो कहां पे स्टोर करोगे? किसी वेरिएबल में। इंट a इज इक्वल्स टू 5, तो हमने 5 डेटा को स्टोर करा कहां पे? a नाम के वेरिएबल में, राइट? एक डेटा स्टोर करना हो तो एक वेरिएबल बना लेना सफिशिएंट है। लेकिन अगर हमें बहुत सारे वैल्यूज स्टोर करने हैं तो अब बहुत सारे वैल्यूज स्टोर करने हैं तो फिर आपको एरे बनाना पड़ेगा। कितने वैल्यूज स्टोर हो जाएंगे? 10। तो 10 वैल्यूज ना स्टोर हो जाएंगे कितने वेरिएबल में? इस एक ही वेरिएबल के अंदर, और वो है एरे का कॉन्सेप्ट। लेकिन एरे में बहुत सारे डिसएडवांटेजेस हैं। क्या है डिसएडवांटेज? कि अगर हमने इंट लिखा तो सारे के सारे डेटा इंटीजर ही होंगे। साइज बहुत बड़ा इशू है, साइज फिक्स्ड है। अगर इसका साइज 10 है तो हमने 10 लिख दिया तो अब इसका साइज 10 ही होगा। लेकिन पता है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर जब हम बनाते हैं ना, तो मान लीजिए हम एक कॉलेज के लिए सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, तो क्या आप पहले से बता दोगे कि कॉलेज में कितने स्टूडेंट्स होंगे? फ्यूचर तक 10 साल 20 साल जब तक सॉफ्टवेयर यूज करोगे तब तक कितने स्टूडेंट्स होंगे ये कोई गारंटी है? आप जो नंबर लोगे उतने ही नंबर आए, हो सकता है उससे बहुत ज्यादा नंबर एडमिशन आ जाए, हो सकता है उतना कभी आए ही ना। तो साइज फिक्स्ड होना एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है एरे का। तो जब भी आपको कलेक्शन ऑफ डेटा स्टोर करना होगा तो हम एरे बनाते हैं, और एरे में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो है साइज। तो साइज का इशू है। आप बढ़ाना चाहो साइज को नहीं बढ़ा सकते, घटाना चाहो नहीं घटा सकते। जो साइज ले लिया गया है वो ले लिया गया है। सिमिलर टाइप की वैल्यूज हैं, बहुत सारे लिमिटेशन है, लाइब्रेरी का बहुत सपोर्ट नहीं है। और अगर आपको स्टूडेंट का एरे बनाना हो या फैकल्टी का मतलब एरे बनाना हो तो एरे बहुत अच्छा ऑप्शन नहीं माना जाता है। और उस एरे के डिसएडवांटेजेस को दूर करने के लिए ना बनाया गया है क्या? कलेक्शन फ्रेमवर्क। कलेक्शन फ्रेमवर्क समझ लीजिए कि कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट है कि हमने स्टूडेंट रखना चाहा, 50 स्टूडेंट्स का डेटा अभी मेरे पास फिलहाल है, तो 50 स्टूडेंट्स का डेटा हमने स्टोर करवा लिया किसी भी कलेक्शन फ्रेमवर्क के कोई भी एक ऑब्जेक्ट के अंदर। बाद में उसकी साइज बढ़ाना चाहे बढ़ा सकते हो, घटाना चाहे घटा सकते हो। साइज ग्रो होगा, साइज चेंज होगा। सबसे बड़ी बात है क्या है? साइज चेंज हो सकता है। तो कौन कौन से क्लासेस हैं? बहुत सारे क्लासेस हैं एक्चुअली। एक है एरे लिस्ट जो कि बहुत फेमस है। अगर आप एरे लिस्ट में डेटा को स्टोर करोगे, ऑब्जेक्ट्स को स्टोर करोगे, तो इसमें साइज कभी इशू नहीं रहेगा। लिंक लिस्ट आपने डेटा स्ट्रक्चर में पढ़ा होगा, और नहीं भी पढ़ा है तो डेटा स्ट्रक्चर की सीरीज हम फिर से स्टार्ट करने वाले हैं कुछ दिनों में। तो लिंक लिस्ट, एरे लिस्ट, वेक्टर, स्टैग, क्यू, डीक्यू, बहुत सारे हैं। ये तो है आपका एक इंटरफेस। रेस्ट क्लासेस हैं। तो अभी बहुत सारे हैं एक्चुअली, बहुत ज़्यादा साइज है, बहुत ज़्यादा क्लासेस बनाए गए हैं कलेक्शन फ्रेमवर्क के अंदर में। मेन इंटेंशन क्या है बनाने का? इन सारी चीज़ों का बहुत सारे ऑब्जेक्ट को एक जगह स्टोर करा सकें, बहुत सारे ऑब्जेक्ट को एक जगह पर रखें और उसमें बहुत सारे डेटा को स्टोर करा सकें। ये पर्पस है कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। बेसिकली जो बहुत सारे ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट होगी ना, तो हम कलेक्शन फ्रेमवर्क के किसी एक को यूज़ करेंगे। अब बोलोगे सर किसे यूज़ करेंगे? तो रिक्वायरमेंट समझनी पड़ेगी। अलग अलग रिक्वायरमेंट के लिए अलग अलग क्लासेस बनाए गए हैं। अब आप जितने तरीके से समझोगे कि कौन से क्लास को क्या किस रिक्वायरमेंट में बनाया जा सकता है, उतने ही ज़्यादा अच्छे तरीके से आप डेटा को स्टोर करा पाओगे। तो इसीलिए कंपनी के इंटरव्यू वाले सेक्शन में इससे क्वेश्चन बहुत रहता है। क्यों? क्योंकि हर कंपनी छोटे मोटे सॉफ्टवेयर नहीं बनाएंगे, वो बड़े सॉफ्टवेयर बनाएंगे, और बड़े सॉफ्टवेयर जब बनाएंगे तो उसमें एक दो डेटा कभी स्टोर नहीं होगा, कलेक्शन ऑफ डेटा स्टोर होगा। और जब भी कलेक्शन ऑफ डेटा स्टोर करना होगा ना,
तो हम इनमें से कोई एक क्लास को यूज़ करने जा रहे हैं, इसलिए इन सारे को समझना बहुत ज़रूरी है। और आप एक बात तो जानते ही हो कि अगर बहुत सारे चीज़ों को अगर एक साथ रखना हो ना, तो हम पॉलीमॉर्फिज्म के थ्रू रखते हैं ताकि मैनेज करना ईजी हो जाए। और उस पॉलीमॉर्फिज्म का एक रूल है, हायरार्किकल ऑर्डर में क्लासेस प्लेस्ड होने चाहिए। तो एक इंटरफेस है कलेक्शन, उसके बेसिकली ना 3 इंटरफेसेस हैं। एक है लिस्ट, ये भी एक इंटरफेस है, एक है सेट, ये भी एक इंटरफेस है, और एक है क्यू, ये भी एक इंटरफेस है। अब लिस्ट से रिलेटेड जितने भी काम हैं उसके लिए क्लासेस बनाए गए हैं, जैसे कि लिंक लिस्ट, राइट, लिंक लिस्ट, एरे लिस्ट, वेक्टर, राइट। सेट के अंदर में है ट्री सेट, हैश सेट, सॉर्टेड सेट, लिंक्ड हैश सेट, ऐसे बहुत सारे हैं। और इसके अंदर है डी क्यू, प्रायोरिटी क्यू, ऐसे बहुत सारे हैं, राइट। ये सारी जो है ना, ये जो मैंने आपको अभी दिखाया है, ये सारे क्लासेस हैं। ये जो रेड कलर से मैंने अंडरलाइन कर रखा है ना, ये सारे क्या हैं, क्लासेस हैं जिसके ऑब्जेक्ट आप बना सकते हो। ये तो सिर्फ इसलिए है ताकि एक हायरार्किकल ऑर्डर में हम रखें और पॉलीमॉर्फिज्म को यूज़ कर सकें, ताकि हम इजीली मैनेज कर सकें इतने सारे क्लासेस को। और ये पता है, जितने भी क्लासेस आप देख रहे हो ना, ये जितने भी क्लासेस हैं, ये किस पैकेज के अंदर है, java.util के अंदर है। ये पैकेज के अंदर में ये सारे क्लासेस अवेलेबल हैं। इतना ही नहीं बल्कि और भी बहुत सारे क्लासेस हैं अपार्ट फ्रॉम दिस हायरार्की। एक मैप है जो बहुत यूज़ करते हैं, डिक्शनरी है, और ऐसे बहुत सारे क्लासेस हैं जो कि आने वाले क्लासेस में हम लोग यूज़ करेंगे। अब इस हायरार्किकल का क्या मतलब है, इस हायरार्किकल ऑर्डर को क्यों रखा गया है? क्योंकि इसके अंदर जो मेथड्स होंगे ना, जैसे कि एक ऐड नाम का मेथड है। अब इसके अंदर वो ऐड नाम का मेथड है तो इसके अंदर में भी है, इसके अंदर में भी है, इसके अंदर में भी है, और वो सभी क्लासेस के अंदर में ऐड है। तो अगर आपको कुछ नया एलिमेंट, नया ऑब्जेक्ट अगर ऐड करना हो तो एक ही कॉमन मेथड है सभी के पास। आप जिसमें भी क्लासेस को यूज कर रहे हो उसमें ऐड मेथड यूज कर लो, सब में एक ही है। यही तो फायदा है ना हायरार्किकल ऑर्डर में रखने का और पॉलीमॉर्फिज्म के कॉन्सेप्ट्स को यूज करने का। तो इसीलिए इसके अंदर जो मेथड है, अब देखिए लिस्ट कब यूज करते हैं। अब एक सवाल ये उठता है ना कि लिस्ट हम कब यूज करेंगे, आखिर लिस्ट कब यूज करेंगे, सेट कब यूज करेंगे, क्यू कब यूज करेंगे। तो लिस्ट हम कब यूज करेंगे, लिस्ट यूज करते हैं जब आपको डुप्लीकेट डेटा स्टोर करना होता है तब। आपको सेट कब यूज करते हैं, जब यूनिक डेटा स्टोर करना होता है तब। इसमें तो डुप्लीकेट डेटा स्टोर हो सकता है, इसमें जब भी यूनिक डेटा स्टोर करना होगा ना, यूनिक ऑब्जेक्ट स्टोर करने होंगे ना, तो आप सेट बनाओगे। और जब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के प्रिंसिपल पे अगर चलना हो आपको, तो आप क्यू बनाओगे, राइट। तो ये इस तरह के रिक्वायरमेंट है इन सारी चीज़ों की। तो इसको और इन डेप्थ समझेंगे और नेक्स्ट क्लास में एग्जाम्पल के साथ देखेंगे। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, एक इंट्रोडक्शन मैंने दिया है, इस वीडियो में इतना रख करके नेक्स्ट में आगे बढ़ेंगे। फिर थैंक यू सो मच।